नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बात करने वाला हूं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में, जो आज हमारे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश के अंदर बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। जब मैं ये कह रहा हूं बुरे दौर से गुजर रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो बहुत ही पुरानी प्रणाली है, वो आज की नहीं है। ये अंग्रेज हमारे देश के अंदर लेके आए थे शिक्षा प्रणाली, और हमने इसी शिक्षा प्रणाली को अडॉप्ट किया। उस समय पे हमारा जो देश था वो बटा हुआ था अलग अलग राज्यों में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट राज्य में डिफरेंट डिफरेंट राजा थे, और हर राजा था उसका एक अपना कंट्रोल था अपने राज्य के अंदर। शिक्षा भी थी, वो भी बिखरी हुई शिक्षा थी। नॉर्थ में किसी और टाइप की शिक्षा हो रही थी, साउथ में किसी और टाइप की शिक्षा हो रही थी, कहीं पे गुरुकुल की प्रणाली चल रही थी, कहीं पे कोई और प्रणाली चल रही थी। तो इस तरीके से जो हमारे समाज के अंदर जो शिक्षा थी वो भी बटी हुई थी, और शिक्षा का जो एक्सेस था, वो शिक्षा का एक्सेस अमीर लोगों के पास था, या जो समाज में थोड़ी अच्छी पोजीशन रखते थे उनके पास था। जो समाज के नीचे तबके के जो लोग थे, जब मैं नीचे तबके की बात कर रहा हूं तो मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे, पैसों के बेसिस पे, कमाई के बेसिस पे। जिसकी कमाई कम थी वो महंगी पढ़ाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो जब अंग्रेजों का सिस्टम हमारे देश के अंदर लागू हुआ, उस समय हमारे देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियां ऑलरेडी थी, और ये जो सारी कुरीतियां थी ये बहुत पहले से हमारे देश के अंदर नहीं थी, ये बाद में लाई गई थी। जब मुगलों का जो था राज हमारे देश के अंदर आया, तो मुगलों के राज के साथ ये सारी कुरीतियां भी हमारे देश के अंदर आ गई। आप चाहे मेरी बात को सही माने या गलत माने, लेकिन सच्चाई यही है कि मुगलों के आने के बाद हमारे देश के अंदर बहुत बहुत सारी कुरीतियां आई, जो शिक्षा में भी आई, जो समाज में भी आई, जिसने सामाजिक सोच को भी बदला। जिसमें आपने ये भी देखा कि लेडीज को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, तो वो हमारे समय पर नहीं था। जब जब बहुत साल पहले, जब हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों से बना हुआ था, तो उस समय पर उस देश के अंदर, उस धरती के अंदर लेडीज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, बराबर पढ़ाया जाता था। यहां तक कि जो लेडीज हैं उनको लड़ाई की शिक्षा भी दी जाती थी, उन्हें वॉरियर भी बनाया जाता था। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हमारी जो शिक्षा थी वो बायस्ड थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे ही वो सिस्टम, अंग्रेजों का शिक्षा प्रणाली हमारे देश के अंदर लागू हुई, अंग्रेजों ने ये देखा कि शिक्षा तो बहुत बिखरी हुई है, उन्होंने एक सिस्टम को लागू किया हमारे देश के अंदर। उस सिस्टम में हाई अप्स, जो पॉलिटिक्स में थे बड़े लोग, वो जिनके पास पैसा ज़्यादा था वो, या जो समाज में एक अच्छी पोजीशन रखते थे, जिनकी जिनकी पोजीशन समाज में अच्छी थी, उन सबको उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन थी या किसी और को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर आप मेहनत कर सकते थे, अगर आपकी पढ़ाई में रुचि थी, तो आप आराम से पढ़ सकते थे, अंग्रेज आपको रोक नहीं रहे थे। ये बिल्कुल एक गलत सोच बनी हुई है कि अंग्रेज जो थे वो हमें रोक रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने गलती क्या की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी के साथ साथ हमें शिक्षा प्रणाली को भी बदलना था, क्योंकि हमारा देश एक बदलाव से होकर के गुजर रहा था। हमने देश को तो बदलने दिया, लेकिन शिक्षा को नहीं बदला। हमने शिक्षा वैसे की वैसे रखी। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या बदलाव किया, आपने उस एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट्स को बढ़ा दिया, एक बोझ डाल दिया। एक तो पहले ही एजुकेशन सिस्टम आपकी पुरानी, उसके ऊपर आपने सब्जेक्ट्स भी बढ़ा दिए। अब सब्जेक्ट्स बढ़ने से क्या होता है, करिकुलम में बोझ बहुत ज्यादा हो गया। करिकुलम इतना ज्यादा हो गया कि जो बच्चे हैं जिन्होंने वो पढ़ना है, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेज के छात्र हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये तीनों ही जगह पर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होता है। बोझ किस किस प्रकार का है? होमवर्क का आपने अननेसेसरी का बोझ डाला हुआ है। जो चीज किताब में लिखी है उसे एज इट इज आप कॉपी पे लिख रहे हो, मतलब किताब में वो चीज ऑलरेडी छपी हुई है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उसे कॉपी में दोबारा छाप रहे हो। जो डायग्राम्स या जो फिगर्स आपकी किताब में छपे हुए हैं ऑलरेडी, आप उन्हीं डायग्राम्स को, उन्हीं फिगर्स को एज इट इज कॉपी कर रहे हो, अपनी कॉपी के ऊपर उतार रहे हो, एज इट इज उसका जो है फोटो कॉपी कर रहे हो एक तरीके से। तो क्या ये समझदार पॉलिसी है? इससे किसी बच्चे का क्या फायदा? कोई भी फायदा नहीं है इसका, लेकिन हम फिर भी इसको फॉलो करते जा रहे हैं बेवकूफों की तरह। सबसे पहला बोझ हो गया होमवर्क का।
दूसरा बोझ हो गया बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स मीन्स बहुत सारे अननेसेसरी सब्जेक्ट्स। ऐसी ऐसी चीजें हम पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अंदर जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम पढ़ाएंगे कि बहुत साल पहले हमारे देश के अंदर क्या हुआ था, या बहुत साल पहले चट्टान कैसे दिखती थी, मिट्टी कैसे दिखती थी। इस तरह की हम बातें पढ़ाते हैं। देखिए, पढ़ना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि एक बेसिक एजुकेशन के लिए वो ठीक है, लेकिन उसी एजुकेशन का फिर आप आगे एग्जामिनेशन भी लेते हो नौकरी के लिए। नौकरी क्या होती है? क्लर्क की। अब क्लर्क का काम करने के लिए उसको क्या जरूरत है ये जानने की कि बहुत साल पहले का पत्थर कैसे दिखता था? ये उसकी नौकरी में क्या बेनिफिट देगा? उसके काम करने में ये कहां काम आएगा? कहीं पे भी काम नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या किया? अननेसेसरी का बोझ डाल दिया। उसके साथ साथ हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो इसके साथ काम करता है, कि एग्जामिनेशन सिस्टम पैरेलल चलता है स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, उसके बाद नौकरी के लिए भी, ये सारे का सारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी फॉल्टी है। कितना ज्यादा बोझ है आज बच्चों के ऊपर, सिवाय पढ़ाई के वो कुछ और कर ही नहीं सकते। फिजिकल अगर फिटनेस की बात हो तो कोई बात नहीं करता फिजिकल फिटनेस की, ना स्कूल्स में है फिजिकल फिटनेस का कुछ भी, ना कॉलेजेस में है, ना यूनिवर्सिटीज में है। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहे हैं आगे, वो उसमें अगर अपनी डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस का काम है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, मान लीजिए अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उसकी फिजिकल फिटनेस क्या जरूरी नहीं है? क्या स्कूल में फिजिकल फिटनेस जरूरी नहीं है? स्कूल के बच्चों के लिए तो जरूरी है ना, कम से कम। आज बच्चों को मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ है। आप देखेंगे मोटे होते जा रहे हैं बच्चे, ओबेसिटी बच्चों के अंदर आ गई है, शुगर बच्चों को हो रही है, कैंसर हो रही है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं। और ये दो वजह से है, दो बड़े कारण है इसके। एक तो मानसिक बोझ जो बच्चों को पढ़ाई की वजह से हो रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई, गलत तरीके से पढ़ाई, गंदे एग्जामिनेशन सिस्टम, और टीचर्स का भी एक तरफा पढ़ाई करवाना, सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरह बस पढ़ाई करवाते रहना, लिखवाते रहना। ये जो तरीके हैं, इसकी वजह से मानसिक बोझ बढ़ रहा है बच्चों के ऊपर, और मानसिक बोझ के साथ साथ शारीरिक बीमारियां भी अपने आप लग जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि जब आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में खेलेंगे कूदेंगे ही नहीं, आप फिजिकली फिट ही नहीं रहेंगे, आप कोई एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, जब आप ये चीज करेंगे ही नहीं, तो आपका शरीर अपने आप बिगड़ेगा, वो अपने आप बीमार होगा। इसलिए आप बच्चों में आज ज्यादा बीमारियां देख रहे हैं। और ये सारा कुछ जो है, ये जुड़ा हुआ है एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन का जो करिकुलम डिजाइन है वो ही गलत है। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स लिख दिए जाते हैं कि आप 5 या 6 सब्जेक्ट्स पढ़िए। क्यों पढ़ने हैं इसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसके अंदर क्या पढ़ना है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। क्या आप उस पढ़ाई को मजेदार बना रहे हैं? क्या आपने वो यूजर फ्रेंडली बनाई है पढ़ाई? यूजर फ्रेंडली मतलब जो बच्चों को अच्छी लगे, जो पढ़ने वाले को अच्छी लगे। क्या आपकी पढ़ाई वैसी है, या उनके ऊपर एक जबरदस्ती का बोझ है? जब हम बच्चों को बोलते हैं इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, क्या यही 2 प्रोफेशन है आज समाज के लिए? प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं ना। उन्हें खुला छोड़ो, बच्चों को अपनी चीजें खुद चुनने दो। लेकिन बच्चे चुनेंगे कैसे? वो चुन ही नहीं सकते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है पढ़ाई में। इंटरेस्ट बनेगा कैसे? एक तो सोशल मीडिया बहुत है, इंटरनेट उनके हाथों में है, मोबाइल उनके हाथों में है। गलत हमने उनको टेक्नोलॉजी गलत समय पे दी, उसको सही समय पे भी नहीं दिया। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है वो ये बात है कि जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा पढ़ाई में, क्योंकि उनको बाकी चीजें ज्यादा मजेदार लगती हैं पढ़ाई से। पढ़ाई मजेदार क्यों नहीं है? क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग मेथोडोलॉजी हमने आज तक नहीं अपनाई है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है खुद काम करना, खुद उसको प्रैक्टिकली चीज को करना और उससे सीखना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने स्क्रू ड्राइवर को चलाना सीखना है, पेचकस को चलाना सीखना है, तो अगर आप अपने हाथ से पेच को कसेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। अगर मैं उसको एक लिख करके किताब के अंदर बताऊंगा और बच्चे को ये सोचने पर मजबूर करूंगा कि तू खुद इमेजिन करके ये कैसे काम करता है, तो अपनी सोच में आराम से सोच के इसको किस तरह से घुमाना है, तो क्या वो सीखेगा? वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। यही सच्चाई है, और बच्चे नहीं सीखते। और क्योंकि बच्चे नहीं सीख रहे, क्योंकि उन्हें वो शिक्षा मजेदार नहीं लग रही, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे आगे। उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है
आज कि 10वीं के बाद +1 +2 में वो क्या करना चाहते हैं, 11वीं 12वीं में क्या पढ़ना चाहते हैं, वो उनके दिमाग में क्लियर है ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये कुछ दिखाया ही नहीं गया कि अलग अलग विषय हैं, इन अलग अलग विषयों को भी मज़ेदार बनाया जा सकता है और उनको जो ज़्यादा मज़ेदार लगे उसको वो पढ़ें। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बाहरी एजुकेशन सिस्टम या अंग्रेज़ों का एजुकेशन सिस्टम जो जिसको हम आज भी अपना रहे हैं, पुराने एजुकेशन सिस्टम को, अंग्रेज़ तो उसे कई सालों पहले बंद कर चुके, वो उसे छोड़ चुके हैं उस एजुकेशन सिस्टम को। उनको पता है कि वो एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं है आज के मॉडर्न ज़माने में। वो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मेथोडोलॉजी से समझाते हैं। स्कूल्स के अंदर शिक्षा मज़ेदार है, होमवर्क बहुत कम है, जो भी कुछ होता है स्कूल के अंदर ही होता है, प्रैक्टिकली होता है, खेल कूद को तवज्जो दी जाती है, म्यूजिक को तवज्जो दी जाती है, डांस को तवज्जो दी जाती है, प्लेस को तवज्जो दी जाती है, जिससे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एंगेज होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा तालमेल बनता है बच्चों का, वो ज़्यादा सीखते हैं। जब वो ज़्यादा सीखते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि एक इंजीनियरिंग भी एक करियर हो सकता है, डॉक्टर बनना एक करियर हो सकता है, जब उन्हें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना एक करियर हो सकता है, तो वो उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागरूक बनते हैं, उनको ज़्यादा प्यार उमड़ता है उन चीज़ों के साथ, उन चीज़ों को पढ़ने के लिए उनका मन खुद करता है कि मैं वो चीज़ करूं। और यहाँ पे भी ऐसा, जैसे बाहर के देशों में क्या होता है कि बाहर के देशों में भी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल लेवल तक का एजुकेशन सिस्टम है, उसी में ये तय हो जाता है कि बच्चे आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे के जो इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो वहीं पता चलने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसे पुश किया जाता है बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि ठीक है, आपका ये इंटरेस्ट है, अगर आपको ये करना है तो आपको ये करना चाहिए, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ये चीज़ पढ़िए, इसमें आप ज़्यादा शाइन करेंगे। इस तरह की गाइडेंस जो है वो स्कूल लेवल पे दी जाती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो गाइडेंस है स्कूल लेवल की, जो हमको यूथ को देनी चाहिए, जो हमको छात्रों को देनी चाहिए, वो है ही नहीं हमारे सिस्टम में। उनको कोई गाइडेंस नहीं है करियर की, उन्हें कुछ नहीं पता कि शिक्षा में उन्हें क्या पढ़ना है आगे, कुछ नहीं पता उनको। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में जो माँ बाप तय करेंगे वही बच्चे करेंगे। बच्चे उसमें घुस जाते हैं ज़बरदस्ती, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, फिर उनके ऊपर और बोझ आता है और उनको मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या करेंगे, ट्यूशन्स लगाना शुरू कर देंगे। और आजकल ये ट्यूशन्स का तो इतना ज़्यादा धंधा बन चुका है और इतना गंदा धंधा बन चुका है ये हमारे देश के अंदर, कि छोटे छोटे बच्चे आजकल ट्यूशन जा रहे हैं। पहली दूसरी क्लास के बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं उनको देख करके कि पहली दूसरी क्लास में ऐसी क्या शिक्षा थी जिसके लिए ट्यूशन की जरूरत थी। और ये जो ट्यूशन है, इसका एक रैकेट बना हुआ है, आप इसको समझिए, ये हमारे समाज की कुरीति है। ट्यूशन हमारे समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है, कोई बेहतर काम नहीं है ये तो एक रैकेट है। बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें आप देखेंगे 90 से 95% जो बच्चे उनके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उनकी नौकरियां लग जाती हैं। कैसे लग जाती हैं? एक कोचिंग सेंटर से 95% लोगों की नौकरियां, सिर्फ एक कोचिंग सेंटर से। वाह! तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पूरी देश के लोग बेवकूफ़ हैं? जितने देश में बच्चे बाकी पढ़ रहे हैं वो सब बेवकूफ़ हैं? सिर्फ और सिर्फ उस कोचिंग सेंटर के बच्चे इंटेलिजेंट हैं? उसका सीधा सीधा कारण है कि ये जो पेपर लीक के मामले आप अक्सर देखते हो, और जो हुआ भी है अभी पेपर लीक का मामला, बोर्ड देखें आप अपना हिमाचल में क्या हुआ उस बोर्ड का, तो ये सब जो मामले हैं ये कौन कराता है? ये ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर ही तो कराते हैं। इनका रैकेट बना हुआ है भाई साहब। आप जब तक इस रैकेट को नहीं तोड़ेंगे, आप जब तक इस चीज को नहीं तोड़ेंगे, तो आगे बच्चों की नौकरी भी नहीं लगेगी। और यही होता भी है। मजबूरी में बच्चे बेचारे +1 +2 में गलत चीजें पढ़ते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। आगे एग्जामिनेशन सिस्टम भी हमारा इतना घटिया है। अब चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लो, चाहे वो इंजीनियरिंग एडमिशन हो, चाहे वो मेडिकल एडमिशन हो, चाहे वो नौकरी का एंट्रेंस एग्जाम हो, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जितने भी ये एग्जामिनेशन हम लेते हैं, स्क्रूटनी के जो एग्जाम्स हम लेते हैं, ये सारे एग्जाम्स ही गलत हैं। आपसे सवाल क्या पूछा जाता है? जो चीज़ ऑलरेडी किताब के अंदर लिखी गई है, जो इक्वेशंस किताब के अंदर लिखी गई हैं, जो डेरिवेशंस किताब के अंदर हैं, जो फॉर्मूलाज किताब के अंदर हैं, आपको पूछा क्या जाता है न्यूमेरिकल उसका, कि आप ये फॉर्मूला यूज करो और इसका न्यूमेरिकल करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत सिंपल सा। आइंस्टाइन की E = mc², यानी एनर्जी जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो इस्तेमाल, जनरल रिलेटिविटी हम इसको बोलते हैं, जनरल रिलेटिविटी का जो इक्वेशन का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल नहीं सिखाया जाएगा आपको। सवाल क्या पूछा जाएगा? स्कूल में क्या सिखाया जाएगा? स्कूल में भी आपको ये सिखाया जाएगा
कि आपको एनर्जी की वैल्यू दे दी है, मास आपको पता है, आपको स्पीड निकालनी है या स्पीड ऑफ लाइट आपको कांस्टेंट है, वो तो आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा मास कितना है, एनर्जी आपको दे दी। तो इस तरह से 3 पैरामीटर्स हैं, उसमें से 2 पैरामीटर आपको दे दिए, तीसरा पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है। ये इस तरह के तो आपसे सवाल कराए जाते हैं स्कूलों में, और इस तरह की तो शिक्षा आपको प्रदान की जाती है स्कूलों में। और इसी का जो एग्जामिनेशन आपसे लिया जाता है जो एंट्रेंसेस में, वो इतना घटिया एग्जाम होता है, उसमें जिन लोगों ने पीएचडी की है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो अपने पूरे टॉपिक की पीएचडी को घुसा देते हैं एग्जाम के अंदर। ये समझिए आप बात को, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं इस समय, इसे हल्के में और मजाक में मत लीजिए। ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई, इसमें 3 पैरामीटर हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्या कर दिया जाएगा कि आपको एनर्जी पहले कैलकुलेट खुद किसी और इक्वेशन से करनी पड़ेगी। तो मतलब थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन है तो वो इक्वेशन को सॉल्व करना ही। और उन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है जब आप असली में काम करते हैं, जब आप असल में इंडस्ट्री में काम करते हैं, जब आप असल में असल चीजों के ऊपर काम करते हैं, तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो क्या चीज है, लेकिन आप किताब को तो कभी भी रेफर कर सकते हैं ना। आप देख सकते हैं ना कि किताब में अगर आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है तो आप किताब में देख सकते हैं कि इक्वेशन पूरी क्या थी। ये कोई एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ, एग्जामिनेशन होना चाहिए उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि उसको आप कहां इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं आज किसी भी बच्चे को जो इंजीनियरिंग करके बाहर निकल रहा है, फाइनल ईयर में है अपनी इंजीनियरिंग की, अगर मैं उससे इतना कह दूंगा कि एक बॉल पेन का जो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन को डिजाइन करो, तो वो बॉल पेन का ढक्कन डिजाइन नहीं कर पाएगा। उसको डिजाइन इस तरीके से करना है कि वो मैन्युफैक्चर भी हो सके, और नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसे एप्लीकेशन सिखाई ही नहीं गई है। ये उसे बस बेसिक चीजें सिखा दी गई हैं, ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, इसी का एग्जामिनेशन लेते रहते हैं बार बार। बस बोझ डाला हुआ है कि दिमाग पर इतना बोझ डाल दो बच्चों के कि वो हर समय पर किताब के साथ चिपके रहें। उनके पास अपने लिए ना समय बचे, ना अपनी हेल्थ के लिए कोई समय बचे, और ना ही वो उस समय का इस्तेमाल कर सकें कोई प्रैक्टिकल चीज करने में, कोई प्रोजेक्ट करने में। इसीलिए वो जो है कामयाब नहीं हो पाते उतने अच्छे तरीके से। और हमें इसी प्रणाली को बदलना होगा। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली के अंदर इनोवेशन को लाना होगा, क्रिएटिव थिंकिंग को लेकर आना होगा। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली के अंदर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चों को सही समय दिया जाए, उन्हें चीजें खुद करने दी जाएं पहले, फिर वो सीखें। एग्जामिनेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है स्कूल लेवल के ऊपर, तो इतना ज्यादा हार्ड एग्जाम आप स्कूल लेवल पे मत रखिए, ग्रेडिंग सिस्टम रखिए स्कूल लेवल्स पे। और ग्रेड में भी हर बच्चे को पास कीजिए, फेल करने का कोई मतलब नहीं है बच्चे को। जिस बच्चे को, अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कमजोर है तो उसको उस टॉपिक में थोड़ा सा और मेहनत करवाइए, लेकिन उसे फेल मत कीजिए। फेल करना बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि उस समय पे जो बच्चा है वो फॉर्म हो रहा है। जो लोअर लेवल है ना, क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक बच्चा फॉर्म हो रहा है, बच्चे की अभी जो है वो लाइकिंग डेवलप हो रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति। तो ऐसा जो है ये बिल्कुल नेचुरल है कि बच्चा जो है वो 5 में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को लाइक करे। ये जरूरी नहीं है कि 5 में वो उत्तीर्ण होगा, 5 में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी लाइकिंग हो सकता है कुछ और हो। मान लीजिए एक बच्चा है वो आर्ट्स में जाना चाहता है, वो एक्टिंग सीखना चाहता है, वो उसका इंटरेस्ट है, और आप उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने की या डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और माँ बाप को भी ये सोच बदलनी होगी अपनी, जो वो बच्चों के ऊपर जबरदस्ती का दबाव डालते हैं। इस दबाव की वजह से जो बच्चे हैं आत्महत्याएं करते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, मैं ट्वीट के जरिए भी बहुत बार कह चुका हूं कि अगर सरकार चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, करिकुलम को अच्छे से डिजाइन किया जाए, तो मैं उसमें सरकार की मदद कर सकता हूं। अगर सरकार वो मदद लेना चाहे तो मैं एडवाइजर के रूप में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मैं उसको अच्छे से वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। मैंने खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काम किया हुआ है, और जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के, उनको हैंडल किया है, उनका सुपरवाइजर भी रहा हूं, और खुद मैंने बच्चों से फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स भी करवाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा जो तरीका है वो बेहतरीन ही है, लेकिन जो मेरी सोच है वो क्रिएटिव है।
और क्योंकि मेरी सोच क्रिएटिव है, मेरी थिंकिंग इनोवेटिव है, मुझे अच्छे से ये पता है कि मैं अपने प्रदेश की बहुत मदद कर सकता हूँ, और सिर्फ शिक्षा के मामले में नहीं, और कई मामलों में भी मदद कर सकता हूँ। तो अगर सरकार चाहे तो मुझसे मदद ले सकती है। बाकी इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी इस मुद्दे को थोड़ा सीरियसली लेंगे, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज को आप अकाउंटेबल बनाओ। सिर्फ वोट दे करके मत बैठ जाओ। नेता चुनने के लिए आपका सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि नेता चुन लिया, वोट दे दिया और आप घर बैठ गए हो आराम से। उसके बाद भी आपका काम है, जनता का भी बहुत बड़ा काम है। जनता का रोल यह है कि वो अपने नेता को बार बार पूछे, उससे बार बार सवाल करे। जो उसने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर जनता जो है जवाब मांगे अपने नेता से। सबसे जरूरी तो यह है कि आप एक अच्छा नेता चुनिए, जो पढ़ा लिखा हो, जिसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जिसमें थोड़ा स्किल हो, तभी कुछ हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर डिमांड ही गलत रखोगे, अगर आपकी डिमांड्स ही गलत होंगी, अगर आपको सिर्फ 1500 रुपये महीने मिलने से अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और अगर यही आपकी डिमांड है तो ऐसा ही चलता रहेगा आगे भी। आपकी अगर डिमांड ही गलत होगी तो रिजल्ट भी तो गलत होगा ना, क्योंकि आप कस्टमर हो साहब, आप कस्टमर हो, जनता कस्टमर है, और जो नेता है वो प्रोडक्ट है। तो अगर कस्टमर की जो डिमांड है वही घटिया होगी तो नेता तो घटिया होगा ही। पहले तो अपनी डिमांड ठीक कीजिए, फिर नेता को चुनने का तरीका ठीक कीजिए, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। पर मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सब सही डिमांड करेंगे, आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।